हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज़ नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो ग्रेजुएट ऑलरेडी कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहाँ पे आपका पे स्केल बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आपका करियर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये नई अपॉर्चुनिटी का शॉर्ट नोटिस आया था और उसके बाद आपका फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया एंड वो आपके इस चैनल पर कवर किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत इजीली और बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है अमंग दी एस्पिरेंट्स कि किस तरीके से सिलेक्शन इसमें होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो केवल प्लेन ग्रेजुएट है, वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर इस वीडियो को देख सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है एंड इट्स वन ऑफ द, आई विल से, बेस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आए आप लोगों से मिस ना हो वो अपडेट। तो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। आज का जो ये, जैसा कि मैंने आपको बोला, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने करियर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है, जो आपके आगे जाके पर्क्स एंड अलाउंसेज है, करियर ग्रोथ है, इट इज़ वेरी हैंडसम। तो डेफिनेटली आई विल से वन ऑफ द गुड करियर अप्रोच जो आपको यहाँ पे मिल रही है। नाउ आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है। आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स कि कब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा, साथ ही आपके एग्जाम डेट्स क्या हैं और साथ ही आपकी कट ऑफ डेट्स क्या हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने करूँगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेफिनेटली हु ऑल कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के साथ एग्जाम पैटर्न एंड रिसोर्सेज वेयर टू स्टडी फ्रॉम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, व्हाट इज IIFCL। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है आपकी IIFCL के द्वारा। IIFCL क्या होता है ये, क्योंकि इट्स बहुत ज़्यादा नोन नहीं है अमंग दी एस्पिरेंट्स, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो IIFCL बेसिकली है क्या, ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। येस, इट्स अ कंपनी, इट्स एन एंटरप्राइज, बट ये एंटरप्राइज या मैं बोलूँ कि ये जो कंपनी है, दिस इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेटअप इन 2006। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस कंपनी का या इस एंटरप्राइज का, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन असिस्टेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो हमारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी। उसके लिए ये जो कंपनी है, ये जो एंटरप्राइज है, ये लोन प्रोवाइड करता है। दीज आर द लॉन्ग टर्म assistance, these are the long term projects and these are the long term loans that are being provided. So it's a wholly owned government of India company set up in 2006, providing long term financial assistance to viable infrastructure projects, right? And these broadly includes the transportation projects, energy sector हो गया, water हो गया, sanitation हो गया, communication हो गया, social and commercial infrastructure हो गया। तो इसमें से कोई भी कैटेगरी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जो मैंने अभी आपके सामने मार्क किए, इन सभी के लिए ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा IIFCL का क्या काम है। और ये एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो सरकारी है, बिल्कुल ये सरकारी नौकरी है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फॉर्म फिलिंग की आपकी लास्ट डेट है, फॉर्म फिलिंग आपकी 18 मार्च से शुरू कर दी गई है एंड फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आपकी April 10, यानी कि 10 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इन्होंने भी एक क्लैरिटी नहीं दी है, इन्होंने बोला है May/June। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये मई में होता है तो इट विल बी द लास्ट वीक ऑफ मे, और अगर जून में होता है तो इट विल बी द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो आप इसको ये मान के चलिए कि आपके पास जो ये टाइम लाइन है वो है लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून। और अगर एक आप सीरियसली इसको तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू बी एस्पायरिंग दिस पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी सीरियस वेज में, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लास्ट वीक ऑफ मई मान के चलिए, ताकि अगर आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में अगर आपको वो जाता भी आपका एग्जाम, तो आपके पास हमेशा एक हफ्ते का एक्स्ट्रा बफर आपके पास रहेगा टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर।
सिमिलरली क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो फेज़ 1 है आपका यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और फेज़ 2 जो है वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दो टेंटेटिव एक तरीके से मंथ की बात की है, जून और जुलाई। सो जून और जुलाई का मतलब है कि जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा इंटरव्यू का। नाउ कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि अगर आपकी जो एज क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए आपको जो डेट दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको जो डेट दी गई है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के लिए आपको जो डेट दी गई है, वो डेट है आपकी फरवरी 28 2026, यानी कि इस साल की फरवरी 28 तक आपने वो एज कंप्लीट किया हुआ हो, आपने वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया और साथ ही साथ आपने वो एक्सपीरियंस भी आपके पास 28 फरवरी 2026 तक वो आ चुका हो, यानी कि 28 फरवरी 2026 तक आपके पास वो एज, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, मूविंग ऑन। नाउ अब पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे निकाली है दो पोस्ट, दो बड़ी पोस्ट जो इन्होंने यहाँ पे निकाली है, उसमें दो क्राइटेरिया है। पहला है आपका असिस्टेंट मैनेजर जो कि ग्रेड ए है। ग्रेड ए का मतलब है वो सैलरी पैकेज एंड आपके जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज है वो चेंज हो जाते हैं। तो ग्रेड ए आपकी असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल है और जो ग्रेड बी है वो आपकी मैनेजर प्रोफाइल है। ग्रेड ए की जो टोटल वैकेंसी है वो 33 है और जो ग्रेड बी के लिए वैकेंसी है वो काफ़ी कम है, वो केवल 4 है। हालांकि जब इस तरीके की वैकेंसीज देखी जाती हैं तो इन वैकेंसीज में आपको बहुत ज़्यादा भर भर के, ऐसा नहीं कि हजारों में वैकेंसी देखने को मिलती है। इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको वैकेंसी काफ़ी कम ही दिखाई देती है, कुछ यूं ही आपको वैकेंसी दिखाई देती है। तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के अंदर ज़्यादा वैकेंसीज है 33, एंड ग्रेड बी के अंदर जो है वो आपकी केवल 4 वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का प्रोफाइल है, इसके अंदर भी दो स्पेशलिस्ट पोस्ट है। एक पोस्ट तो है आपकी जनरलिस्ट। जनरलिस्ट का मतलब है कि कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट इसको फिल कर सकता है। और दूसरा पोस्ट है वो है एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड के लिए। इसका बाइफर्केशन कर दिया गया है। तो अगर मैं एक बार वापस से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ए का प्रोफाइल है उसके अंदर जनरलिस्ट की पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 31, और उधर पे जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का प्रोफाइल है उसके अंदर एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड यानी कि जो ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है इसके लिए केवल 2 वैकेंसी हैं। तो ज़्यादा वैकेंसी हैं जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। इसी तरीके से जो आपकी आरबीआई जो मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है, इसी के अंदर जो मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है उसमें भी जनरलिस्ट की पोस्ट आपके पास 2 हैं, और ग्रेड बी के अंदर जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड की वो 2 हैं। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि दो तरीके की वैकेंसी निकाली गई, ग्रेड ए विच इज़ असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी विच इज़ मैनेजरियल पोस्ट। ग्रेड ए के अंदर 2 आपकी पोस्ट है, एक है आपकी जनरलिस्ट पोस्ट और दूसरी है आपकी स्पेशलिस्ट जो कि एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड को लेकर है। सिमिलरली जो आपका ये जो मैनेजरियल पोस्ट है ग्रेड बी प्रोफाइल है उसके अंदर भी आपकी 2 पोस्ट हैं। पहला है आपका जर्नलिस्ट पोस्ट जो कि 2 वैकेंसी है क्योंकि टोटल वैकेंसी वहाँ पे 4 है, और दूसरी आपकी एनवायरनमेंट यानी कि स्पेशलिस्ट पोस्ट, वहाँ पे भी 2 वैकेंसी है। तो ये आपके सामने एक समराइज डेटा है आपके पोस्ट को लेके। अब आते हैं इसके आगे बढ़ेंगे सैलरी। मैंने जैसा कि आपको बोला दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू विल सीक इन दी ईयर 2026, क्योंकि यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। जॉब प्रोफाइल के साथ साथ आपकी जो सैलरी है और वो जो पर्क्स एंड अलाउंसेस है वो काफ़ी हैंडसम है। मैं एक बार आपको यहाँ पे रीड करके बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के प्रोफाइल पे जिसमें कि आपकी टोटल 33 वैकेंसी निकाली गई हैं और 33 में से 31 वैकेंसी जो है वो जर्नलिस्ट की हैं और जो 2 वैकेंसी हैं वो आपकी हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेफगार्ड एंड एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड। बेसिक पे जो होगा वो होगा आपका 44,500 पर मंथ, लेकिन इसके साथ बहुत सारे आपके अलाउंसेस हैं, परक्यूजिट्स हैं, बहुत सारे आपके ये सारे अलाउंसेस लगने के बाद जो आपकी सैलरी कहीं पहुंचेगी वो पहुंचेगी आपकी 89,000, या मैं इसको लमसम अगर बोलूं तो मैं बोलूँगी ये आपकी जो पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी वो अराउंड 90 के आपको मिलेगी। बट जो कॉस्ट टू कंपनी है यानी कि जो आपका एक एनुअल पैकेज होगा, कॉस्ट टू कंपनी होगी वो होगी आपकी 19 लाख अप्रोक्स। ठीक है। ऑन द अदर साइड जो मैनेजरियल यानी कि ग्रेड बी का प्रोफाइल है इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी 4 निकली हैं और इसका जो बेसिक पे है वो 55,200 पर मंथ होगा। अगर मैं इसकी अराउंड एंड अराउंड आपकी पर मंथ सैलरी की बात करूं तो ये आपका जाएगा करीब 99,000 अराउंड, यानी कि 1 लाख अराउंड ये आपकी डेफिनेटली इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी। बट वहीं पे अगर मैं कॉस्ट टू कंपनी की बात करूं तो ये होगी आपकी 23.5 लाख पर जो
अप्रॉक्स कॉस्ट टू कंपनी आएगा। ये आपका एक एनुअल पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इस एनुअल पैकेज में फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी, HRA, DA एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। नाउ इसमें मैं अब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के प्रोफाइल के बारे में बात करूंगी। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के प्रोफाइल के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस प्रोफाइल के लिए आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये अगर मैं बात करूँ ग्रेड ए के प्रोफाइल के लिए, वहीं पर ऑन द अदर साइड जो ग्रेड बी मैनेजर ग्रेड बी प्रोफाइल है, इसके अंदर आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। उसके साथ साथ टोटल आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया, ओवरऑल एक्सपीरियंस मांगा गया है 7 साल। तो 5 साल आपने इसी से मिलता जुलता कुछ एक्सपीरियंस लिया है, बट 2 साल आपको कोर उसी एरिया में, उसी फील्ड में, उसी रिस्पेक्टिव फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल के अलावा 5 साल का आपका और एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये जो मैनेजरियल पोस्ट है आपकी, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर्स का है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, बिकॉज 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टोटल वैकेंसी 4 है। अगर आपको चाहिए, आप में से कोई भी ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट है और जिनको नोटिफिकेशन से क्लैरिटी नहीं मिल रही, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मैनेजर पोस्ट पर आपके सामने इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी चीज़ें लेकर आऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट टू यू। बट फिलहाल गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। आगे बढ़ते हैं। नाउ इनके जो पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं, जैसा कि मैंने बोला, दिस इज द ह्यूज लिस्ट ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस। मैं एक बार आपको पढ़कर बता भी देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता है आपका, ग्रेड अलाउंस है आपका, देन लोकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है। अच्छा, आप हाउस रेंट अलाउंस ले सकते हैं या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप लीज ले सकते हैं, तो उसका आपको वो पे आपको कर दिया जाएगा। फैमिली अलाउंस है आपका, स्पेशल अलाउंस है एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने भी जो भी रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपको ये सभी अलाउंसेस जो है वो मिलेंगे। द हाउस रेंट अलाउंस दैट इज HRA विच विल बी द 15% ऑफ बेसिक पे। आपकी बेसिक पे का 15% जो है वो HRA आपको मिलेगा। इट विल बी पेड इफ लीज फैसिलिटी इज नॉट अवेल। अगर आपने लीज एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं लिया है तो फिर आप अपनी बेसिक पे का 15% HRA ले सकते हैं, या इन्होंने यहाँ पे बताया है। उसके साथ साथ ग्रेच्युटी है, लीव फेयर है, कंसेशंस हैं, लीव इनकैशमेंट है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस है, मील कार्ड है आपका, मोबाइल है आपका, रेजिडेंशियल टेलीफोन, न्यूज़पेपर, आई रिफ्रैक्शन, हाउस होल्ड एक्सपेंस अगर कुछ है, मोबाइल हैंडसेट के चार्जेस आपके, चिल्ड्रन एजुकेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, बुक ग्रांट है, ब्रीफ केस है, अलाउंस फॉर द फर्निशिंग, अलाउंस फॉर फर्निशिंग द रेजिडेंस। मतलब इस लेवल तक आपको सहूलियत दी जा रही है कि अगर आप अपने जो आपने एक, पहली बात तो आपको HRA खुद HRA मिलेगा, उसमें भी अगर आपको अपने घर में कुछ फर्निश करना है, फर्नीचर लेकर आना है, तो उसका भी कंपनी बेयर करेगी कॉस्ट। तो फर्निशिंग द रेजिडेंस इंटरेस्ट फ्री आपको मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस ऑफ अप टू 1 month's ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस एट कंसेशनल रेट्स। आपको लोन्स और एडवांसेस भी मिल सकते हैं कंसेशनल रेट्स पे फॉर कार। अगर आप कार बाय करना चाहते हैं, हाउस बाय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर लेना चाहते हैं या टैबलेट लेना चाहते हैं, एंड अदर लोन्स एज पर IIFCL स्टाफ सर्विस regulations and rules of the company amended from time to time. So when you look at such huge list of perks and allowances, so definitely you need to work towards this job criteria. अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज वन मोर थिंग, अभी आज हम ये बात कर रहे हैं और 19 मार्च हम ये बात कर रहे हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 10-11 दिन आपके पास अभी मार्च के बचे हैं। मार्च के बाद अप्रैल आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, एंड देन मई के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अप्रैल और मई और मार्च ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज का टाइम है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आपको ना इतना टाइम मिलता नहीं है इन एग्जामिनेशन में। बड़ी बात ये होती है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और 45 डेज़ का टाइम मिल जाता है, या आपको 1 महीने का टाइम मिल जाता है। इस तरीके से इस बार आपके पास 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम है, सो यू कैन प्रिपेयर वेल। नाउ एक नोट यहाँ पे जो है वो ये, दैट द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट। आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते तो उसके अंदर भी जनरलिस्ट है, एंड देन एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड वाला है,
तो आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, और अगर आप मैनेजरियल पोस्ट के लिए एलिजिबल है जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो वहाँ पे भी आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. सो यू कैन ओनली अप्लाई फॉर वन पोस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 3 डोमेन में होगा. एक तो एज रिलेटेड, दूसरा एजुकेशन रिलेटेड, और तीसरा होगा आपका एक्सपीरियंस. तो तीनों चीज़ों पे हम बात करने वाले, एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. तो सबसे पहली चीज़ है एज. एज आपकी जो कट ऑफ डेट है वो मैंने आपको पहले बताई, 28 फरवरी 2026 तक आप एज क्राइटेरिया को आप मेंटेन कर रहे हो, ये ज़रूरी है. सो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आपकी उम्र जो है वो 21 साल से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 32 साल से नीचे होनी चाहिए. 21 साल से ज़्यादा, 32 साल से कम. अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए ये है. SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है. OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है. और PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है. ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जो कि जनरलिस्ट प्रोफाइल है. अब हम आ गए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे. तो जनरलिस्ट प्रोफाइल के लिए इन्होंने मांगा है एजुकेशन दैट यू शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, कोई डिसिप्लिन की बात नहीं करी है, केवल प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो चलेगा, कोई परसेंटेज की बात नहीं करी है. सो आइदर यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और यू हैव डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, और यू हैव बैचलर्स डिग्री इन लॉ, या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री है लॉ में या LLB में, या फिर आपने BA प्लस LLB कर रखा है जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर आपने सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMA या ICWA किया है, या फिर आपने BTech किया है, या फिर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है. तो बेसिकली अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसको फिल कर सकते हैं. दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ जनरलिस्ट असिस्टेंट मैनेजर के अंदर. अब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है. एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर. कम से कम 2 साल का क्वालिफिकेशंस के बाद कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑफिसर कैडर, यानी कि ऑफिसर ग्रेड पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में. अगर आपका बैंक में नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं, तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है. इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का है किसी भी डिपार्टमेंट में, यू कैन अप्लाई फॉर इट. या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपका PSUs में अगर आपका एक्सपीरियंस है, और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, यानी कि अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, इनके अलावा भी अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑफ रेपुटेशन तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जनरलिस्ट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होंगे जो अप्लाई कर सकते होंगे. केवल आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. अगर इनमें से किसी में है तो बहुत अच्छी बात है, इनमें से नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन्होंने बोला है और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, ये ध्यान रखिएगा. तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई विल से. मूविंग फर्दर, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जो कि है आपकी स्पेशलिस्ट पोस्ट, जिसमें कि एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंजीनियरिंग आपने कर रखा हो, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, या फिर एनवायरनमेंट साइंसेज में, या फिर आपने MSc किया है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क्स में, या आपने सोशलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने एंथ्रोपोलॉजी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सर्विसेज में अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने ली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. एक्सपीरियंस सेम रहेगा, वही एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, ऑफिसर कैडर लेवल पर हो, ये ध्यान रखिएगा. या तो बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी PSU में, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम लेवल पे कहीं ना कहीं देखी जाती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपकी जो अगेन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन थोड़ा लिमिटेड कर दी गई है, आपको इसको गो थ्रू करना है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फर्दर रेफरेंस. आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे. तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, साधारण सा है. सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 200 नंबर का होगा. इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मिलेगा इंटरव्यू में आने का मौका, और इंटरव्यू आपका टेक्निकल भी होगा, इंटरव्यू आपका बिहेवियर को चेक करने के लिए भी होगा, और यहाँ पे इंटरव्यू में मिलेंगे आपको पूरे 100 मार्क्स. तो 200 नंबर का सिंगल ऑनलाइन पेपर है, और उसके जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कट ऑफ को मैच करते हैं तो फिर आपको कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू आपका दोनों तरीके से होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी होगा और बिहेवियर एस्पेक्ट में भी होगा. 100 नंबर का इंटरव्यू होगा. नाउ फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो होगा आपके रिटन एग्जाम जो कि 200 नंबर का है, और साथ ही साथ 100 नंबर का जो आपका इंटरव्यू, इन दोनों का
ऐड करके आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पहले तो आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर आना है, ये होगा तो फिर आप इंटरव्यू दे पाएंगे, और फिर फाइनल सिलेक्शन आपका इन दोनों के मार्क्स जोड़कर होगा, जहाँ पे कुछ वेटेज डिसाइड किया गया। वेटेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वेटेज पैटर्न क्या है? वेटेज पैटर्न में हम जनरली देखते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, इंटरव्यू को कम दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट ऐसे है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट 200 मार्क्स का था और जो आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का था, इन्होंने 200 मार्क्स का जो वेटेज लिया वो 40 लिया है, और 100 मार्क्स इंटरव्यू का जो वेटेज लिया वो 60 लिया है। यानी कि इंटरव्यू इज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, इसका ध्यान रखिएगा। बट अगेन क्योंकि 200 नंबर का है तो उसका 40% भी काफ़ी मैटर करेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इसकी लास्ट पड़ाव पे, यानी कि एग्जाम पैटर्न पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूंगी तो गाइज आपका एग्जाम जो है वो सिंगल एग्जाम होगा, और उस सिंगल एग्जाम में पहले आपका टेस्ट 1 और उसके बाद टेस्ट 2 होगा। जो टेस्ट 1 होगा उसके अंदर आपका रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। करंट अफेयर्स लिमिटेड आपके किससे होंगे? फाइनेंशियल सेक्टर से होंगे। ये 4 सेक्शन आएंगे, ये चारों के 4 सेक्शन आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे। सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और आपको टोटल एक कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इन 60 मिनट के टाइम में यू कैन स्विच इन बिटवीन द सेक्शन। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैंने फाइनेंशियल सेक्टर वाले करंट अफेयर जल्दी कर लिए, यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट में निपटा दिया या 7 मिनट में निपटा दिया, तो आप बाकी टाइम अपने बाकी सेक्शंस पे लगा सकते हैं। कॉम्पोजिट टाइमिंग का एक हेल्प आपको हो जाता है टू मेंटेन, टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी। अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के आप यहाँ पे ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो 1 घंटे का पेपर होगा, सबको 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको एक सही नंबर मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। देन फिर इसके बाद जब आपका टेस्ट 1 हो जाएगा 1 घंटे का, तो उसी के तुरंत बाद आपका टेस्ट 2 होगा, और ये टेस्ट 2 होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का। इस टेस्ट 2 के अंदर जो सेक्शन ऑफ टेस्ट होगा, डोमेन नॉलेज आपकी पूछी जाएगी। डोमेन नॉलेज में प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये एक तरीके का सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट बैंकिंग ट्रेजरी है, जनरल मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, इंडियन इकोनॉमी है, फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेटेस्ट आरबीआई और सेबी सर्कुलर्स आपसे पूछे जाएंगे, गाइडलाइंस ऑन एनबीएफसीज हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ आरबीआई, सेबी, आईआईएफसीएल एट्सेट्रा, ग्रैंड टोटल होगा आपका। तो ये आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये कोर है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। आरबीआई है, आईआईएफसीएल है, देन एनपीए है, आरबीआई, और वो सारी चीज़ें जो एक फिनेंस से रिलेटेड रखती हैं वो सब यहाँ पे आपका देखा जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी कोर, एंड ये आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ पे केवल 50 क्वेश्चन आएंगे, बट वो 100 मार्क्स के होंगे। तो 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी 1/4। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उनको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके सामने कुछ यूँ हैं कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं करनी है। यानी कि ये जो आपका पेपर 1 था, टेस्ट 1 था, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन नहीं करनी है। आपके जो बेस्ट एरियाज है आप वहाँ पे बेस्ट करिए और अपनी ओवरऑल कट ऑफ को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ का प्रोविजन है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग टेस्ट 1 में भी है और टेस्ट 2 में भी है। इन टेस्ट 1 एंड इन टेस्ट 2, इन बोथ द टेस्ट 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। कॉम्पोजिट टाइम मिला है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। टेस्ट 2 में आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, जबकि टेस्ट 1 में आपका एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है। और अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो फिर आपके नेगेटिव जब 1/4 होगा तो 0.5 नेगेटिव आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो ऑल इन ऑल अगर इस एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो ये एग्जाम पैटर्न आपको आपकी सहूलियत जैसा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए लिमिटेशंस नहीं है, बैरियर्स नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो ये एग्जाम पैटर्न आपका कहीं ना कहीं आपको कंपेल करेगा दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस पोस्ट। और आई थिंक एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ ये एग्जाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। एवरीथिंग इज इन योर फेवर, मतलब सारी चीज़ें आपके फेवर में है यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर। नाउ हेल्प फैसिलिटी ये क्या है कि अगर कोई भी आपको क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है फॉर्म फिल करते हुए, तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म और पेमेंट ऑफ फी और इंटीमेशन चार्जेस और इन डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड लेटर ऑन, क्वेरीज में बी मेड थ्रू द लिंक। ये लिंक आपको दिया गया है जिसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, शायद विजिबल नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली HTTPS और ये लिखा है आपका CGI
rs.ibps.in IBPS इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे या बाद में भी, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द लिंक गिवन फॉर हेल्प। नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। प्रिपरेशन में कोई कमी हमें छोड़नी नहीं है, और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो, बेस्ट तरीके से हो, दैट नो स्टोन अनटर्न, उसके लिए हमने ऑलरेडी आज प्रिपरेशन कर ली है, और वो प्रिपरेशन है आपके सामने, दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 2 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं। आई एम वेरी श्योर द पीपल हु विल बी फिलिंग अप दिस फॉर्म, वो अपनी जॉब छोड़ के इस फॉर्म को नहीं भर रहे होंगे, तो आप ऑलरेडी एक वर्किंग एस्पिरेंट आप होने वाले हैं। वर्किंग एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हाउ टू मैनेज देयर टाइम। मैं आपको ये बोलूँगी कि डू नॉट वेट फॉर एनी फर्दर डे, अपने एंड पे जितनी तैयारी आप करना शुरू कर सकते हैं प्लीज़ डू दैट। RBI है, IFSCL से रिलेटेड है, आपके वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और RBI के सर्कल्स, वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने एंड पे कर सकते हैं उनको करना शुरू कर दीजिए। बट आई विल सजेस्ट दैट दिस इज़ द बैच दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर योर शॉर्ट सिलेक्शन, जिसमें बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे आपके इस एग्जाम के लिए, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, फाइनेंस हो, एवरीथिंग एट योर, मतलब बिल्कुल आपके पेड बैच में इस तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा कि एवरीथिंग इज वेरी मच इन रिलेशन टू योर सिलेक्शन। तो ये बैच बहुत अच्छे से क्यूरेट किया गया है, वेल क्यूरेटेड कोर्स है ये, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इस बैच को हम शुरू करने जा रहे हैं 10th अप्रैल से, तो मेक श्योर करें कि आप इस बैच में एनरोल कर लें अपने, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो। नाउ दिस इज़ द डिस्काउंट कोड जो आप लगा के इसमें अपने इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। हाउ डू वी एनरोल, इस वीडियो के नीचे आपको अड्डा की एप्लीकेशन का लिंक दिखाई देगा, अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नाउ वंस यू डाउनलोड दी अड्डा की एप्लीकेशन, तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। अड्डा की एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में जाके रेगुलेटरी बॉडीज़ पे जाइएगा, और रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आपको आना है यहाँ पे IIFCL में, और IIFCL में आने के बाद ये आपको बैच मिल जाएगा, और ये बैच आपका लाइव वैलिड होगा 6 मंथ्स के लिए। एंड इस बैच में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, हु आर द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच यू। मैं यहाँ पे आपको रीजनिंग में हेल्प करूँगी, रीजनिंग पढ़ाऊँगी। स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे जाके अपना स्टडी प्लान चेक कर लेना सारे सब्जेक्ट्स का। एंड नाउ यहाँ जाके आप क्या करेंगे बाय नाउ करके आप यहाँ पे लगाएंगे अपना डिस्काउंट कोड, जो कि आप लोगों को स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है। द डिस्काउंट कोड इज़ Y651। यू अप्लाई द कोड, एंड इस कोड को लगाने के बाद आपको आपका बैच मिल जाएगा इन द बेसिक फीस। एंड यूज दिस डिस्काउंट कोड टू अप्लाई to get the maximum discount. This is the code. That will be all from my side. If you have any such query related to this post or the other managerial post, let me know in the comment section. I'm sure आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी है, कहीं पे कुछ confusion रह भी गया है, so let me know in the comment section. I'll be happy to answer. All the very best guys. ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। आई थिंक दिस इज़ बिगेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो मेक श्योर करें दैट यू डू योर बेस्ट। आप अपने आप तैयारी कर रहे हैं या आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, जस्ट प्रिपेयर फॉर इट। आई थिंक एक बहुत अच्छा आपको मौका मिला है। ऑल द बेस्ट।